बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो दो ऐसी पर्सनालिटीज़ जो कि दो मुख्तलिफ शहरों से आपके लिए गुड मॉर्निंग पब्लिक का शो लेके आते हैं। उन्हें हम कहते हैं सोहाब अफजल और हरमीत सिंह। लेकिन आजकल एक बहस बहुत ज़्यादा की जा रही है इर्द गिर्द कि आज मुझे लगता है, कल मैं इस चीज़ को डिस्कस करी थी कि मुझे लगता है कि ये 3-4 महीने जो है इसमें आपको लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बाकायदा आपको सुबह उठकर महसूस होता है। और आपका ये जो फ़ोन है ये नई ऐसी ऐप्स के जरिए आपको बता देता है कि आज का मौसम इस तरह का है कि सांस लेने में आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो प्लान कर रही हूँ कि चलिए आप इस्लामाबाद से दोनों मिल के शो किया करेंगे। लेकिन हरमीत पाजी का क्या प्लान है, कल का दिन उनको कैसा गुजरा और आने वाली सर्दियों के लिए उनके क्या प्लान है, ये उनसे जान लेते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। कैसा है इस्लामाबाद में? तो स्मोक नहीं है? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, वैसे एक तो हम गिला कर रहे थे कि भाई सर्दी नहीं आ रही है, लेकिन आज कमाल की सर्दी है यहाँ पर इस्लामाबाद में। और फिर अगर आपने स्मोक की बात की तो हाँ, हम ज़्यादा खुशकिस्मत है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो बहुत सारे ऐसी गाड़ियाँ जो हैं उस पर पाबंदी भी है इस्लामाबाद में उसके दाखिले पर, और फिर जिसकी वजह से हम एक तो आबादी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कम कहीं ना कहीं हम कुदरत के बड़े करीब है। आपको हर तरफ हरियाली ही नजर आती है, जिसकी वजह से इस किस्म के हालात तो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने तो उस बात की कि लाहौर की अगर हम बात करें, जिस तेजी से जैसे जैसे सर्दी आती हैं लोग बड़े इंतजार में होते हैं कि सर्दी आ रही है, क्योंकि गर्मियां, शदीद किस्म की गर्मियां लाहौर में बढ़ती हैं। तो सर्दियां जैसे आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं अंधेरा ही अंधेरा, और नज़ला, जुकाम, खांसी और बहुत सारी ऐसी चीजें। और अब तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली से ज्यादा जो है वो हालात अब लाहौर के खराब हैं। तो यकीनन आप दिल्ली की बात कर रहे हैं हरमीत, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है और इस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम कराची लाहौर की बात करें कंपैरेटिवली हम कुछ नंबर से आगे पीछे जा रहे हैं, लेकिन हालात इतने बुरे हो गए कि यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर ये बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होने की वजह से आपको सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना होता है। फिर एप्लीकेशन आपको सुबह सुबह बता देती है कि आज स्मोक कहाँ पर कितनी ज़्यादा है। बट ऑल दो मेरे ख्याल से आपको इन सूरत हाल में एक ही काम करना पड़ेगा, वो है प्रिकॉशंस। कोशिश करें बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, और अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपने ऑफिस जाना है तो सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रखें, मास्क लगाएं। ये 2-3 महीने सर्दी के, लेकिन शायद हम सर्दी उस तरीके से एंजॉय ना कर सके, लेकिन चलें एहतियात आपको करनी है। यही हमारा पैगाम है प्रोग्राम के आगाज़ में। सो प्रोग्राम का बाकायदा हम भी आगाज़ कर लेते हैं। आज की टॉप स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं कि 2 घंटे के प्रोग्राम में हमारे पास रन डाउन क्या होगा। 1 टॉपिक डाउन हम जाएंगे और आपको 2 घंटे में किस तरह से हमारी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एंटरटेन भी किया जाए। तो ऐसे टॉपिक्स जो कि आज वक्त की हम ज़रूरत है, जिस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो टॉप स्टोरीज में सबसे पहले बताएं आपको हम आज ट्यूसडे डोज देंगे। सेकेंड डे ऑफ द वीक है, तो ट्यूसडे डोज में कुछ ऐसी अनोखी और अच्छी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग खबरें शामिल होंगी जिसको सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके कोई रिकॉर्ड है तो उसको भी नेक्स्ट टाइम हम शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में आपको पता है कि अहम पेशरफ्त हो चुकी है। 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख के बाद अब कहीं इत्तेहाद होने जा रहा है, कहीं उसकी प्लानिंग हो रही है और कहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला शिकवा हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन और ड्राइव क्या होगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस पॉलिटिकल सेगमेंट में। आगे बढ़ेंगे और हरमीत पाजी कबड्डी की बात करेंगे, यानी पहलवानों की बात करेंगे। कबड्डी अगर हम बात करें इसके मुकाबले अब चूंकि उस तरह से नहीं होते जिस तरह से पहले होते थे, लेकिन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या ज़बरदस्त वो कबड्डी में परफॉर्म करते हैं। तो मियाँ चन्नू से ये एक ज़बरदस्त सा मुकाबला जिसका इनेकाद हुआ है, कैसे, कहाँ, कब हुआ है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल बतानी है आज। आगे बढ़ेंगे, AI की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अगर मसनूई ज़हानत की बात करें तो उसके लिए मशीन लर्निंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जहां पर दुनिया AI में इतना आगे जा रही है, हमें कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि अपने सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में बच्चों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि मशीन लर्निंग से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक्सेल कर सकते हैं। तो इसको हमने आज के टॉपिक के तौर पर प्रोग्राम में शामिल किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मर्द हजरात और ख़वातीन, बल्कि बच्चे भी, अब मैं कहूँ तो ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं। मोटापा पाकिस्तान का नहीं हरमीत, आपका मेरा XYZ का नहीं, ये एक आलमी मसला बन चुका है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि कितनी परसेंटेज, वैसे मोटापे का एक टॉपिक ऐसा है कि अगर आप कहीं भी सुनेंगे तो बहुत सारी मिथ्स होंगे और बहुत सारी इसके बारे में मिसकंसेप्शन होगी। लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो मैं शुरू में दूर करना चाहती हूँ वो ये कि आज हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करेंगे
करेंगे कि अगर आप मोटे हैं और आपने पतले होना है तो उसके लिए मैं आपको इस चीज़ का आज यकीन दिला दूंगी कि 70% सिर्फ आपकी डाइट होती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते। मतलब हरमीत हम मुंह बंद नहीं करते, तो ये मुंह आज बंद कराने के लिए आपको कुछ टिप्स देंगे हम। खैर, वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको पता है टॉप स्टोरीज के बाद हम बात करते हैं डेली डोज की। सो है जी, आपको डोज देते हैं आज मॉर्निंग डोज। तो आज का पहला डोज जो है वो है खेल के मैदान से, यानी अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें और फिर हम आईसीसी की बात करें और फिर आपको पता है कि आजकल जो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है उसके बाद एक अच्छी खबरें और पाकिस्तानियों के लिए तो हरमीत एक के बाद एक बुरी खबरें भी आएंगे ना, हमने तो वो दौर भी बर्दाश्त किया है। लेकिन चले, अभी मैंने आपको फिलहाल खबर ये देनी है कि बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ इंडिया में। और अगर हम बात करें कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने अपना हैशटैग नाम बनाया है, जिनकी सक्सेस स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है और जिनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है, मैथ्यूज जो है वो उनमें से एक है। लेकिन जनाब, आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जब किस्मत माड़ी हो ना तो फिर हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पहला ऐसा वाकया जिसमें मैथ्यूज जो है वो टाइम आउट हो गए हैं। टाइम आउट होने का मतलब ये है कि आपने बगैर किसी गेंद के ही आउट हो जाना है एक क्रीज पे आके। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको पता है यानी किसी भी खिलाड़ी की विकेट को गिरने के 2 मिनट के अंदर अंदर आपको गेंद का सामना करना पड़ता है। और अगर आप उस टाइम के अंदर, उस टाइम वैक्यूम के अंदर ये नहीं करते तो फिर दूसरी टीम जो होती है वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर देती है और इस रिक्वेस्ट को मानते हुए एम्पायर ने टाइम आउट कर दिया और ये बगैर खेले ही पेविलियन वापस लौट गए। मतलब क्रीज वैसे अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो क्रिकेट में हमारे होते हुए जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू की है सोहा, तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से चेंजेस आई हैं और तब्दीलियाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट चीज़ें आ रही उसी तरह क्रिकेट को भी बड़े आसान तरीके से बनाने की कोशिश भी की जाती है। और पहले एक वक्त था कि अंपायर जो है वो काफ़ी मुतनाज़ा उनके फैसले हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुतनाज़ा फैसलों को जो है वो खबरें भी आती थी और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म भी कर दिया गया टेक्नोलॉजी के आने के बाद। लेकिन श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो आपने दुरुस्त बात की कि एक बुरा वक्त जो हमने देखा और इस वक्त श्रीलंका टीम जिसका सामने, और जिसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ की पूरी मैनेजमेंट जो है, क्रिकेट बोर्ड जो है श्रीलंका का, उन सबको उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं और बड़ा गुस्सा है उनकी गवर्नमेंट का अपनी टीम पर इस वक्त। जिस तरह हमारे यहाँ कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो पाया भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जीत की वजह से हमारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ है। लेकिन वहाँ पे हालात ये है कि अभी भी गुस्सा है। और कल ये जो फैसला आया, यकीनन बड़ी तकलीफ पहुंचती है एक बैट्समैन को जब वो जाता है और उसने खेलना होता है और अचानक उसको पता चल जाता है कि भाई आप तो बगैर खेले आउट हो गए हैं, तो यकीनन एक धचका लगता है। और आपको पता है ये रिएक्शंस जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये हमें ऑन ग्राउंड नजर भी आए हैं। मतलब अगर आप बात करें ना, मतलब ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त जो रिएक्शन उन्होंने दिया है ना, उसको बेसिकली खिलाड़ियों ने फील भी किया है जो उनकी टीम के खिलाड़ी हैं। और फिर कैमरा तो पता है ना जालिम होता है, हर चीज़ कैप्चर कर लेता है और फिर हम तक पहुँच जाती है। खैर, ये आईसीसी की अगर हम बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उसकी तारीख में भी एक ऐसा पहला वाक़या है जिसका मुझे लगता है हरमीत वैसे ये क्रेडिट ही होगा। वैसे अगले बंदे को तो इस बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन ये भी जो है ना वो उनके क्रेडिट में जाता है कि वो टाइम आउट होने का जो एक ताज है वो उनके सर पे आज के बाद सज जाएगा। लेकिन वो काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी इश्तियाल आ गया उनको और हमने ये ऑन स्क्रीन मुनासिब भी देखे। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर पर चलते हैं। अगर हम अलादीन के चिराग की बात करें तो सुबह सुबह इमेजिन करें कि एक तो आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप जिन से क्या कहेंगे ना कि आपकी 3 विशेष ऐसी कौन सी है जो आप पूरी कराना चाहते हैं, मुझे बताएं। अब वो कार्टून्स तो आपको याद होंगे, लेकिन हम अलादीन का चिराग आपको सुबह सुबह नहीं दिखाएंगे, हम ये अलादीन ही पूरा दिखा देंगे आपको, जो कि अपने हवाई कारपेट पे यानी हवाई कालीन, जो कि बड़ा मशहूर है। अगर आप कार्टून्स देखें और कार्टून्स के अलावा अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो इसके बहुत सारे टॉयज बने होते हैं। तो आप ये देखें कि अब ये भारत से एक ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं हरमीत, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या कंटेंट क्रिएटर्स हो, नो डाउट आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं। और अगर हम भारत की बात करें, खास पाकिस्तान की भी, अब ये कंटेंट क्रिएटर है जहां पर अब इसने क्या किया, पूरा एक अलादीन का गेटअप लिया और फिर आपको पता है जो अगर आप स्केटिंग की बात करें तो स्केटिंग की जो स्कूटी होती है उसको उन्होंने कारपेट में बदला और पिंक कलर का कारपेट ये आपको पता है स्केटिंग करते हुए मेन रोड्स पे दिखाई दिए, कुछ बाजारों में। और आपको पता है हर किसी को रुक के सलाम कर रहे थे,
हर किसी को रुक अच्छा, के वैसे नमस्ते अगर करना हम ही। देखें जब बचपन में यानी एक ऐसा वक्त होता है कि आप इन सारी चीजों को अपनी रियल लाइफ में देखना चाहते हैं देखना और चाहते एक एज हैं, ऐसी होती है कि true। जिसमें आपकी ख्वाहिश होती है कि हाँ कहीं ना कहीं वो अलादीन का चिराग भी मिल जाए, कहीं ना कहीं वो जिन भी मिल जाए, जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें हो जिंदगी में बड़ी आसानी से हो। लेकिन कुछ लोग जो है बड़े होके भी कैरेक्टर से नहीं निकलते और मेरे ख्याल में अलादीन पाजी को ही देख लीजिए कि सड़कों पे हमें इसलिए नजर आते हैं कि उस कैरेक्टर में इतने घुस गए कि कहीं ना कहीं वो निकलने का नाम नहीं ले रहे। हमने तो कब का ये बचपना और सारी चीजें छोड़ के आगे निकलने की कोशिश की है, लेकिन ये हम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखते बल्कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल। आपको याद होगा पीके बड़ा ज्यादा मशहूर हुआ था। इसी तरह आप परसों हमने जो स्टोरी की थी स्पाइडरमैन वाली या आयरन मैन वाली, तो हाँ कहीं ना जी। कहीं हमें इस गेटअप में बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो अपनी लाइफ को एक उसी कैरेक्टर में निभा के कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर है और मैं कैरेक्टर उसमें मैं अभी भी जिंदा हूं, और कहीं ना कहीं लोगों का दिल लुभाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हरमीत देखे ना, हम तो कार्टून्स तक महदूद थे ना, कार्टून्स देखे इत्तेफाक किया खुश हो गए। आजकल के बच्चों को रियलिटी में भी तो देखे ना ऐसी चीजें गेटअप के तौर पे ही सही लेकिन देखने के लिए मिल जाती है। तो वो स्पाइडरमैन हो, वो सुपरमैन हो, बैटमैन हो या अलादीन का ये जिन हो जो कि अपनी बोतल से बाहर निकल के या चिराग से बाहर निकल के सड़कों पे घूम रहा है और हर किसी को देखने वाले को ग्रीटिंग्स दे रहा है, किसी को नमस्ते, किसी का अस्सलाम वालेकुम, किसी से हालचाल पूछ रहा है और लोग अच्छा खासे एंटरटेन हो रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स ना, मैं इनको क्रेडिट देती हूँ, काफी मेहनत करते हैं और अच्छे से कंटेंट बनाना हरमीत ये भी एक बहुत टास्क होता है। आपको लगता है कि नहीं वो फोटोज खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और मतलब सोशल मीडिया पे उनको लाइक्स और कमेंट्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं, मेहनत होती है। मुझे लगता है कि फुल टाइम जॉब है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर एक अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ खबर है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ कि इटली में एक ऐसा कस्बा है जिसके लिए अब वैसे ये भी तो कंफर्म करने वाली बात है हरमीत कि सिर्फ ये इटली के लोगों के लिए है कि बाहर के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलें, हमने कल भी एक सेगमेंट रखा था कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैमिलीज भी, नौजवान भी, लड़के लड़कियां, यहाँ तक के बच्चे भी, दे जस्ट वांट टू गो अब्रोड। तो ये जो अब्रोड जाने की बात होती है ना, इस पर अब सारे सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो एक ऐसा कस्बा है इटली का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि वहाँ की आबादी बहुत कम है, तो वहाँ की आबादी कम होने की वजह से उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की है और वो पॉलिसी ये है कि आपको वहाँ के इटली के 28,000 यूरो, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 84 लाख रुपए बनते हैं, वो 84 लाख रुपए आपको देंगे। आपने एक छोटा सा स्मॉल स्केल बिजनेस वहाँ पर शुरू करना है और ये पॉलिसी बाकायदा उन्होंने लॉन्च कर दी है। अट्रैक्शन पॉइंट्स देखें कि अगर आप हेल्थ की बात करें, मेडिकल की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें और आप बाकी तमाम फैसिलिटीज़ जो कि एक जगह में रहने की आपको मिलनी चाहिए, वो सारी वहाँ कस्बे की जो कि लोकल कम्युनिटी है वो आपको प्रोवाइड करेगी, बशर्ते कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने शिफ्ट होना है और वापस नहीं जाना। तो कस्बा वैसे देखते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्यारा। मेरे ख्याल में सोहा अगर इतना बड़ा ऐलान किया है इटली ने, मेरे ख्याल में कुछ ही पाकिस्तानियों को अगर यहाँ से भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल में हम जिस तरह तेजी से ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, आबादी बढ़ने वाली और झोंपड़पट्टी में हमारे बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए। मेरे ख्याल में फिर इटली वाले तौबा करेंगे कि हमें इस किस्म की आबादी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको खाली नजर आते हैं। जिस पार्क की तरफ हम जाते हैं ना, बहुत सारे झूले, बहुत सारी चीजें मैं बड़े करीब से देखता था कि भैया जंग लग जाता है, बच्चे नहीं होते खेलने के लिए और सुनसान आपको पार्क वीरान नजर आते हैं और कहीं ना कहीं किसी कोने में एक शख्स आपको नजर आएगा जो एक अकेला बैठा होगा। वहां की इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो बहरहाल एक आइडिया बड़ा अच्छा है क्योंकि आबादी बहुत सारे ममालिक में बहुत बड़ा मसला है। अब चाइना की बात की जाए, आबादी तो बड़ी है, लेकिन यंग आबादी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसका फुकदान है। फिर कनाडा की बात की जाए, लेकिन जो मैंने फार्मूला दिया मेरे ख्याल पे इस पे अप्लाई हो जाए तो बहुत कुछ इनके लेकिन हरमीत आप ये भी तो देखिए ना कि इस कस्बे या इटली के बहुत सारे ऐसे देहात और कस्बे ऐसे हैं जो कि आबादी ना बढ़ने की वजह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि आप यहाँ आएँ, यहाँ बसें और इनको गुंजान आबाद बनाएं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इस कस्बे की बात करें तो यहाँ पर टोटल गिनती की 320 कम्युनिटीज़ थी। 2021 के जो नंबर्स इनके पास हैं वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से कम रिहायशी है जो रह रहे हैं और अगले आने वाले कुछ सालों में ये तादाद और भी कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा फौरी तौर पर पॉलिसी लॉन्च करो, लोगों को अट्रैक्ट करो, उन्हें बोलो यहाँ पे आके रहो, इतने सारे आपको इंसेंटिव्स देंगे, यहाँ की आबादी बढ़ाओ। लेकिन यहाँ के लोगों को तो कहना नहीं पड़ता आबादी बढ़ाओ, हालांकि उन्हें पता है कि जगह भी नहीं है और वसाइल भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने देनी है आपको झाड़ू मारने का अनोखा तरीका।
अब आप ये देखिए ना कि क्या ही बात है, वैसे आंटी कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी स्पीड से टक 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 लगी हुई है झाड़ू फेरने यार। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का अगर हम बात करें तो इनका जो इस्तेमाल हम सोच भी नहीं सकते ना, वो बाजुकात हो जाता है। अच्छा, मैं खबर आपको किसी शहर से नहीं दे रही, किसी देहात से दे रही हूँ। अब आप ये देखें कि आंटी को ऑब्वियसली पता नहीं फ्रॉम नोवेयर पड़ी हुई नजर आया होगा कि अब किस तरह से बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको मैं घर पे प्रोडक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जनाब आपको पता है कि उन्होंने झाड़ू पकड़ा और वहाँ बैठ गई, और बैठ कर आपको पता है आगे पीछे राइट लेफ्ट होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही तरीके से जिस तरह से वो घूम रही है, जिस तरह से उनका झाड़ू घूम रहा है। और ये वीडियो जो है वैसे है पुरानी, लेकिन एक बार फिर से वायरल हो गई है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से घर में मौजूद खवातीन को अब ये तरीका अपना लेना चाहिए अगर वो क्विकली झाड़ू फेरना चाहती हैं या क्विकली घर की सफाई करना चाहती हैं तो। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना तो देहातों में और इस तरह इलाकों में ज्यादातर इन झाड़ू पे बड़ी टेंशन होती है, देवरानियों की एक दूसरे के साथ, जेठानियों की एक दूसरे के साथ बहुत सारे मौके होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में आंटी ने जबरदस्त किस्म का नतीजा निकाला है कि भाई बहुत फुर्ती से, बहुत जल्दी से, और जिस तरीके से वो झाड़ू फेर रही है, यकीन माने किसी रिपोर्ट से कम नहीं लग रही है। लेकिन बहरहाल तरीका बड़ा अच्छा है और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से भी मामला जो है सॉर्ट आउट करके, किस्सा खत्म करके एक नई तरीकाकार उन्हें अख्तियार किया और बहुत जल्दी में झाड़ू का इस तरह फेरना जो है, सफाई सुथराई का ये अमल बड़ी तेजी से चल रहा है। लेकिन हरमीत आप ये देखिए ना कि एक और फैक्टर है इसका जिसको आपने मिस कर दिया इस वीडियो में। अगर हम देहात और गांव की बात करें तो वहां पर इतने बड़े बड़े सहन होते हैं और उनकी सफाई करना कंपैरेटिवली हमारे घरों में लगे फर्श से बहुत मुश्किल होता है। मतलब जहाँ की वो सफाई कर रही हैं, आप वो देखें कि वहां पर मट्टी है, रोजाना उसके ऊपर से सिर्फ आपने कूड़ा उठाना है, मट्टी भी मैनेज करनी है। और वहाँ पे घर के अंदर की बात करें या घर के बाहर के एरिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसे फर्श तो लगे नहीं हुए। तो आपको पता है वहाँ की खवातीन झाड़ू फेर फेर के मुश्किल में पड़ जाती हैं, लेकिन देखिए रोज़ाना सफाई करती हैं, इसीलिए वो शहर की खवातीन की निस्बत फिट होती हैं और बड़ी चौकस भी होती है इस तरह से कि वो हर काम फुर्ती से कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो भी देखिए ना, आर्ट हो या आर्टिस्ट हो तो पाकिस्तान में आपको इनकी वाफर मकदार मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि आइडियाज़ जितने इनके पास होते हैं उतने किसी के पास नहीं होते। फिर आइडियाज़ नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जनाब ये बिल्कुल तैयार होते हैं। कैरी डब्बे का तो आपको पता होगा, नो डाउट कि कैरी डब्बे की अगर हम बात करें तो उसका पाकिस्तान में अब भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जनाब ये एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसने कैरी डब्बे को रिक्शे में तब्दील कर लिया है, क्योंकि रिक्शे में या चिंची में आपको पता है एक सीट आगे होती है, एक पीछे होती है। जनाब कहते हैं पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था, लेकिन चूंकि उस पर सवारियाँ या आगे बैठ सकती हैं, पीछे बैठ सकती हैं, 2 सीट होती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब कैरी डब्बा जो है ना उसको उन्होंने तब्दील कर दिया है रिक्शे में। और आपको पता है यहाँ देखिए ना पीछे अगर नज़र भी आ रहा है बच्चे बैठे हुए, 3 सीट्स हैं। तो जहाँ पर 6 सीट्स होती थी वहाँ पर अब 9 सीट हो गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि इससे मेरी इनकम अच्छी हो जाएगी ना। और बच्चे तो हैं वो इंटरेस्ट लेके बड़ा एंटरटेन हो रहे हैं कि देखिए रिक्शे का रिक्शे, कैरी डब्बे का कैरी डब्बा और चिंची का चिंची भी है, बिकॉज साइडों से ओपन भी है। तो जनाब अब मेरे ख्याल से अब इनकी इनकम जो है ना उसमें अच्छा वैसे अगर हम देखें तो लाहौर या जितने भी गुलजानाबाद इलाके वहाँ पे चिंची जो है बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सवारी भी उसी तरह ज्यादा हो गई हैं। और मेरे ख्याल में सारी सवारियों के साथ साथ फिर कहीं ना कहीं जो चलाने वाले हैं चिंचियाँ उनकी भी ख्वाहिश है कि नहीं सवारी ज्यादा बैठे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो हल निकाला है ये बड़ा बेहतरीन हल है कि कहीं ना कहीं उसका फायदा भी हो रहा है और जो बैठेंगे वो भी कहीं ना कहीं आराम से बैठ के जाएंगे। लेकिन आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारीगर और उनकी कारीगरी देख के जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में देहातों में हमें नजर आते हैं, ये वाकई में हैरान कुन होती है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो आइडिया निकाला ये अच्छा है, मुनफरिद है, थोड़ा सा डिफरेंट है और फायदा इनको पहुंचेगा। देखिए ना, मैंने शुरू में कहा था हरमीत के जिस तरह से आइडियाज़ की बात करें या उसका दूसरा अगर मुतरादिफ की हम बात करें तो जुगाड़ लगाने में जितने हम एक्सपर्ट हैं ना उतने कोई नहीं है। तो जुगाड़ू कौम भी एक क्रेडिट है, यकीनन मैं इसे कहती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी बात है कि वाकई हर चीज़ का हल हम निकाल लेते हैं, ये अगर हल ना भी निकले तो कोई नई चीज़ ईजाद कर लेते हैं। तो ये नई ईजाद और शाहकार जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। मेरे ख्याल से अब ये जो ट्रेंड है मुझे लगता है मजीद भी फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एक चीज़ अगर वायरल हो जाए ना वीडियो की सूरत में तो फिर लोग वाकई उसको ट्रेंड को फॉलो करते हैं और आपको आने वाले दिनों में कैरी डब्बा रिक्शा एक नई फॉर्म जो है वो सड़कों पे नजर आएगी। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज के बाद हमने किया डेली डोज। अब इस डोज के बाद छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में करेंगे। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो 8 फरवरी 2024 इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के बाद इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है, तो उनके लिए इंतखाबी मुहिम उस तरह से ड्राइव करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए एट द सेम प्लेस नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत इस वक्त तेज़ी के साथ कैंपेन्स ड्राइव की जा रही हैं और बाकायदा टास्क सौंपे जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि रवायती हरीफ हमारी सियासत की यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या आने वाले इंतखाबात में आमने सामने, और कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात के बाद इत्तेहाद के तौर पर बनाई जाएगी इत्तेहादी हुकूमत। तो क्या इंतखाबात में आमने सामने और इंतखाबात के बाद एक साथ खड़े नजर आएंगे? इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सईदा शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शैला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का, और उसके बाद अगर हम बात करें सियासत की तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी टेलीफोनिक रब्ते पर कल ही ये कहा है कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। तो क्या इंतखाबात की तैयारी जो है इस सारी सूरत हाल में, ये टारगेट जो है इसकी तैयारी भी पूरी है? अच्छा जी, टेलीफोनिक राब्ते को लेकर सबने बड़ी बातें बनाई। ये सिर्फ एक कॉल थी। मियाँ साहब ज़ाहिर है इलाज के लिए गए थे, तो वापस आए हैं। तो अब जरदारी साहब तो रवादार आदमी हैं और उनको रिकन्सिलिएशन का किंग भी कहा जाता है। तो बहरहाल किंगशिप पे तो हम यकीन नहीं रखते और उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये है कि वो एक रवादार आदमी है और उन्होंने एक कॉल की थी और बिल्कुल कर्टेसी कॉल थी वो। और रही बात आपकी कि सब इलेक्शन में आमने सामने होंगे, तो इलेक्शन में हम जा रहे हैं आवाम के सामने, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो आवाम अपना फ़ैसला जिस तरह से रखेगी, उसके बाद पार्लियामेंट को ताला लगाने के बजाय एक दूसरे से जो भी होगा उससे वर्किंग रिलेशनशिप कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शैला रजा साहिबा, एक चीज जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप लोग गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सरेआम कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या अगर हम देखें तहरीक इंसाफ के हवाले से। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल बयान दिए, जो सोहा ने भी सवाल किया कि मैं लाहौर से इस बार नहीं देख रहा वज़ीर आज़म को, तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर वज़ीर आज़म वो बनने जा रहे जो पीपल्स पार्टी का दावा है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला क्यों? देखिए, बात ये नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे। अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें तो इस वक्त वो सिवाय PMLN के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। हम वो हैं जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई, और हमने आवाज़ उठाई और नून लीग से कहा कि ये आपका काम है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए काम करें, क्योंकि अगर आप आज इस पोजीशन में आ गए हैं जिसके लिए आपके लिए कहा जाता है कि फिर गला पकड़ने लगते हैं, तो ये ज़्यादा दिन की पोजीशन नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइवल इसी में है, और पॉलिटिकल कल्चर का कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें, लेकिन अवामी रास्ते के बजाय कोई और रास्ता इख्तियार ना करें, अवाम का रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो राब्ते तेज करने की मुहिम पर आ गई है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका फैसला ये भी हुआ है कि PTI के साथ भी वो राब्ते कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये राब्ते होते तमाम तर जमातों के अंदर, तो एक चीज जिस पर समझौता होना चाहिए जो बहुत सारे ममालिक ने किया, वो है मिसाकी मईशत, जो मुल्क के हालात हैं। देखिए, जब PTI को जिताया गया, थर्ड ऑप्शन को लेके आया गया अपने तय, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पर JUI भी तैयार नहीं थी, और बहुत सारी जमात में बहुत मसला था। हमारी अपनी पार्टी की 4-5 सीट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शिकायत थी, लेकिन हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनाया, और हाउस पे फ्लोर पे जो है हाउस के आसिफ साहब ने कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें,
और हमें ये भी इत्तला मिली कि बाद में क्योंकि आर्मी चीफ चलाते थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा आपके समझना चाहिए कि इकॉनमी की अहमियत है इस वक्त, कि आप इकॉनमी पे तवज्जो दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपोजिशन पे देनी है। तो अच्छा सर भाई, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यही ख्याल था। और अगर आप देखें तो हमारे वक्त में एक्सपोर्ट भी डबल हुई, हमारे वक्त में जीडीपी भी सबसे ज़्यादा थी, और हमने नौकरियां भी सबसे ज़्यादा दी, आईनी तौर पे भी फैसले किए और वतन की खुददारी के भी फैसले किए। चलो सर, ठीक है, जो आपके दौर की क्रेडिबिलिटी हमने पहली दफा ऑपरेशन राय रास्त शुरू किया, जिस पे तमाम लोग तैयार नहीं थे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे, लेकिन हम गए। ठीक है, ये सारी क्रेडिबिलिटीज़ जो आपके दौर की आप बता रही, यकीनी तौर पर जो आवाम है उसको दोबारा से इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है, या फिर ये अब नहीं मिल रही आने वाली जो हुकूमतें जो आपकी हुकूमतों के बाद थी। लेकिन इस वक्त अगर सूबे में गलबा होने के बावजूद भी एक सियासी इत्तेहाद जो है वो उभर रहा है। सियासी मुबसरीन का कहना ये है कि जो अभी इत्तेहाद है वो मुमकिन तौर पर JDA का और JUI का हो सकता है, और दीगर जो इस वक्त कौम परस्त जमातें हैं उनका हो सकता है। इस सारी सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए आप क्या समझती हैं? और फिर इस इत्तेहाद को कहा जा रहा है कि सपोर्ट मिल सकती है नून लीग की, तो इस पर आप क्या समझती हैं कि इसको कैसे? अच्छा देखिए, ये जो GDA है ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस था। इसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग नून, JUI, PTI, MQM और 18 पार्टियों का अलायंस था ये 2018 में भी, और उससे पहले भी पता नहीं कितनी पार्टीज का ये हमेशा बनता है। और अब तो सारे लोगों को ये सबक याद हो जाना चाहिए कि इसमें जो पार्टीज मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं वो मुल्की सतह पर और दूसरे मतलब मुल्की सतह पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी नजर आती है एक दूसरे के साथ हो जाती है। ये पहली दफा नहीं बन रहा, और MQM भी इसमें होती है, और ये जो जमाते हैं जो कि शेर रज़ा साहब, अगर हम देखें सूरत हाल जो हमने पनामा में देखी, पनामा का केस जब आया तो आप लोगों की जानिब से आप पीपल्स पार्टी का ये बयान था कि नवाज शरीफ साहब ने चोरी की है और इनको सजा देनी चाहिए, और जब सजा हुई तो खुशी आप लोगों ने PTI के साथ बनाई। अब जो सूरत हाल है फिर हम देख रहे हैं कि कभी तलखी आ जाती, कभी कुर्बत 16 महीने की रही हैं। इस किस्म के जो बयानबाजियां हैं, PTI इसको नूरा कश्ती का नाम देती है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल है जो 80s में 90s में हुआ करती थी, आज की जनरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उनकी सोच फिक्र थोड़ी सी डिफरेंट है, उनको कायल करना कितना मुश्किल होगा? क्या पुराना 80s 90s वाला सिस्टम से उनको कायल करना आसान होगा? इस वक्त 5.5 करोड़ वोट है। अच्छा देखें जी, नूरा कुश्ती तो उन्होंने लड़नी चाहिए, और इस वक्त जो नूरा कुश्ती है वो PTI के लोग IPP की कश्ती में है। तो ये नूरा कुश्ती है या क्या है? हम शुरू से हलीफ थे, हम PDM का हिस्सा भी नहीं रहे बहुत जल्द। हमारी एक अलग आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी एक अलग सोच है, अपना एक अलग तरीक़ाकार है। जहाँ तक बात है वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब पे पनामा चल रहा था हम कंप्लेनेंट नहीं थे, और PTI कंप्लेनेंट थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो सबूत है इस पे पकोड़े बेचे जा सकते हैं। फिर क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे, तो गाइडेड कोर्ट ने अस खुद नोटिस लिया और कहा आइए हम चलाएं मुकदमा, और हम उसमें सिर्फ एक दफ़ा समाअत देखने गए। और रही बात ये कि जब इन्हें सज़ा हुई तो बड़ा वाज़े उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये सही सज़ा नहीं है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जिस नहज पे सियासत रही है कि जरदारी साहब के 11.5 साल जेल में रहे, उनकी ज़बान कटी, मुझ जैसे छोटे छोटे कारकुन जो हैं वो 6-6 महीने जेल में रहे, तो उस वक्त एक लोगों में खुशी आती है। हमारी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी को एक तरीके से अपने तौर पर ख़त्म करने की जो कोशिश की गई, उसमें मियां नवाज शरीफ के दौर में हमारे लोगों पे 150 मुकदमे होते थे।
शैला रजा साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। प्राइवेटाइजेशन की बात जो जब भी हुकूमत उनकी तकारीर देखें, लेकिन एक मिनट उनकी तकारीर देखें क्या हुआ करती थी, लेकिन मोहतरमा के लिए के लड़की बदला लेगी। प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है इस वक्त, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, एक जुमला पूरा कर देते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उससे कुछ आग ठंडी हुई, लेकिन कारकुन जरा देर से ठंडे होते हैं। तो हमने अपने मुल्क के लिए ये 16 महीने की जो है अलायंस किया, और लेकिन जो एक अंदर मुखालफत है वो आपको दोनों साइड मौका मिलते ही नजर आती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज जो आप पे अभी प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि निजकारी हो, हालांकि आपको पता है कि सारे इदारे इस वक्त लॉस में जा रहे हैं। तो क्या आपके पास क्या ऑप्शन है इन इदारों को बचाने के हवाले से? क्या कोई आपको लगता है कि आप लोग आके हुकूमत इनको बचा पाएंगे? शैला साहब, ब्रीफली आंसर कीजिएगा। देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो इदारे, ये किसी भी मुल्क हमारी माँ है, उसका जेवर है। हमने माजी में जो निजकारी देखी वो ये कि इधर से बेची और पीछे से खुद खरीद ली दूसरे हाथ से। अब मैं नाम लूंगी तो अब आप फिर बात करेंगे कि आपने इदारे बेचे और दूसरे हाथ से खुद खरीद लिए। आपके जो इदारे हैं प्राइवेट, उसका माल आपने डाल दिया मार्केट में, और जो गवर्नमेंट का इदारा है उसका माल जो है वो नहीं हो पा रहा। तो ये हमने जो चीज़ें देखी, और बड़ी हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन बड़ी एक अच्छी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर राज़ी हों। तो ये हमारा एक शुरू से ठीक है। सईदा शैला रज़ा साहिबा, हमारे फिर एक मौक़िफ़ आपका बिल्कुल ठीक है कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए, लेकिन सियासत का हुस्न यही है कि आपको हमेशा पता होता है कि जो चीज़ें जो जमातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आपको इंतख़ाबात में या तो साथ या इंतख़ाबात के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और अब हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बात की जा रही है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी लेट है। लेकिन चलें, देर है दुरुस्त है। हमने AI की जब भी बात की है हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो गया, इख्तिताम। हमारी कोशिश होती है कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की सब ब्रांचेस की जब हम बात करते हैं, बढ़ते हुए रुझानात की बात करते हैं, नित नए इजादात की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसके लिए एक ही रूट कॉज, जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवान नस्ल की बात करें तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए जिसके बाद मशीन लर्निंग हो, और उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना सिर्फ इस इदारे में हम काम कर रहे हैं वहाँ, जिस मुल्क में हम काम कर रहे हैं वहाँ, बल्कि जहाँ दुनिया पहुँच रही है वहाँ ग्रेजुअली हम भी स्टेप फॉरवर्ड कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अगर हम रिसर्चेस की बात करें या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि मशीन लर्निंग क्या है। तो अपने सब्जेक्ट में इसको निसाब में शामिल करने की कितनी अशद ज़रूरत है, और हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ डिजिटल इनोवेशन है फ्रॉम नटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी UK। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहब, बड़े आसान अल्फाज में हम कोशिश करेंगे कि हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम महदूद हो जाते हैं रोबोट तक, हम महदूद हो जाते हैं अपने फ़ोन तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल है क्या, और दुनिया कितनी आगे इसमें जा चुकी है, और हम कितना अभी आपका कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम कहाँ खड़े हैं? यस, आई मीन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करें, इसकी बेसिक डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए कि वो होता है क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है कि इसको मिमिक करना है हमने टूवर्ड मशीन में। हमारा दिमाग, हम इससे दिमाग से हम यूज़ करते हैं इसको, हम इसके ज़रिए हमारी आँखें हैं को देख सकते हैं, इसके ज़रिए हम बोल सकते हैं, जो भी हमारे जो इस हमारा दिमाग है इसको हमने मिमिक करना है इनटू द मशीन। सो हमने इन द फ्यूचर ऐसी मशीनें बनानी है जो हमें हमारे दिमाग की कैपेबिलिटीज़ को ट्रांसलेट कर सके। इसके अंदर हमारे 5 ह्यूमन सेंसेस हैं, विजन है, हेयर है, स्मेल है, टेस्ट है, ये हम सारे इसको अंदर मिमिक हम कर सकते हैं। तो सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि हाउ टू मिमिक योर ह्यूमन ब्रेन इनटू द मशीन, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड
अदर टॉपिक्स हैं। अच्छा etc. डॉक्टर साहब देखिए, बड़े आपने कंसाइसली और टू द पॉइंट इसका जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मसनूई जहानत अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन मसनूई जहानत की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं इंसान को रिप्लेस करने की। हम बात कर रहे हैं कि वो सारे काम, अगर हम सेंसेस की बात करें, देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने की, पीने की, जहानत की, तो वो सब कुछ अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रोबोट या कोई भी एक्सवाईजेड मशीन कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट ने कहा है, IT एक्सपर्ट्स जो हैं और डिजिटल एक्सपर्ट, कि ये इंसान के लिए ख़तरा है या इंसान जो काम कर रहे हैं उसके लिए ख़तरा है, तो आप ये क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, ये तो जो इसके ज़रिए हम जो मशीन्स बनाएंगे तो वो हमें फ़ायदा देगी, क्योंकि एज ए नॉर्मल ह्यूमन हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हमारे लिए मशीन कर सकती हैं। जैसे अगर हमारा आइज़ है, हम इसको 500 मेगापिक्सल तक देख सकते हैं, लेकिन आपके जो न्यू फ़ोन आ रहे हैं सैमसंग आई, वो बियॉन्ड 500 मेगापिक्सल हम देख सकते हैं। तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारी जो मशीन्स होगी वो सारा कुछ कर पाएंगी जो हम नहीं कर पाएंगे। अगर जो ख़तरा है, ख़तरे के लिए अभी नेक्स्ट 50 to 20 ईयर्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इट इज़ पॉसिबल दैट इन नेक्स्ट 70 to 80 और ईयर्स। सब एक और चीज जो सुहा ने सवाल की आपसे, और हमने माजी में देखा है कि मुख्तलिफ मशीनरी जब आई तो मजदूर जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, फिर हमने ये देखा, ये सदियों पहले पुरानी बात है। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकलाब या इस किस्म की इनकलाबी चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो एक एहतजाजी कॉल भी देता है, कहीं ना कहीं मायूस भी नजर आता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो हम देख रहे हैं कि AI आने के बाद मुख्तलिफ इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसके साथ जोड़ना, उसको सीखना कितना लाजिम है, और आगे मुस्तकबिल में इससे कितना काम लिया जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपको पता है कि जो ये AI मशीन लगेगी तो इन द एंड ये हमने ही करना है तैयार, ये तो इसके लिए हमें वर्क फोर्स हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि पाकिस्तान भी इस चीज़ में जल्दी करे। कि अगर हम अपने नेबर्स कंट्री देखें, USA नेबर, स्पेशली द इंडिया, वो हमसे बहुत आगे हैं, तो अभी हम उसमें बहुत पीछे। हमारा अभी जो कोर्सेज के अंदर इन्होंने शामिल किया, लेकिन अगेन उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। तो फॉर मी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड focus on more on machine artificial intelligence, because that is the future for the world, and our all the curriculum should be include that courses. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ डिजिटल इनोवेशन, आप क्या समझते हैं कि हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक एकेडमिया को देखते हैं, एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीज़ों को देखते हैं। हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज हमने एक चीज़ को भी ग्रेजुअली लेकर चल रहे हैं। हम उस तरह से उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ पर हम दीगर ममालिक को देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर या फिर आपको निसाब के तौर पर या फिर आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बच्चों को इस तरफ राग़िब करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो हम शायद इंटरनेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो किस तरह से पॉसिबल होगा कि हम उसको निसाब का हिस्सा बनाएं और सिखाएं बच्चों को कि क्या चीज़ है, लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है? हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हमारे फंडिंग्स नहीं है जो हम उसको कर सकें। बाहर के कंट्रीज़ में हमारे पास लॉट ऑफ फंडिंग होती है कि इसका हम उसको बहुत हमारी बेसिक उसको अपनी कंपनीज में कैसे इंप्लीमेंट करना है, अपने एकेडेमिया में बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली उनको थ्योरी देते हैं, उसको हम नॉर्मल के हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर फंडिंग करें, और आल्सो तो ये पॉसिबल करें कि हमारा बहुत बेसिक नॉलेज ऑन द एकेडेमिया एंड आल्सो हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ वो पॉसिबल हो। तो ये एक और चीज़ जी, जाहिर बात है, बेरोजगारी भी है, आपको पता है पाकिस्तान के हालात का भी पता है, काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो है जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं और करना कुछ चाह रहे हैं। तो AI के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, जो नौजवान ये शो देख रहे हैं, तो कौन कौन सा इसी के अंदर कौन कौन सा ऐसे चीजें हैं जो सीख कर कहीं ना कहीं वो रोजगार जो है उनको फराम भी हो सकता है और वो थोड़ा बहुत कमा भी सकते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज। AI तो एक बहुत वास्ट एरिया है। मैंने बताया आपको पूरा ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है, तो इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर विजन है, लैंग्वेजेस हैं, हाउ टू रीड, जो हम कर सकते हैं वही हो। आप जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, जैसे हम सोच सकते हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारी मशीन भी सोचें। तो इसमें बहुत बिग एरियाज हैं जो कि आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने वही बताया, जो बेसिक्स नॉलेज ये है कि आप स्टार्ट फ्रॉम योर 5th और 6th ग्रेड, उनको आप स्मॉल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं, फिर उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे वो कैसे, फिर उसके बाद उनका बेसिक नॉलेज, तो आप मैथ्स के जो आपके वो हैं स्किल वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मैथ्स के बाद फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आपको रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकें। तो ये 3 डिफरेंट एरियाज जिसकी हम बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि चलिए खतरे की तो हमने बात को ख़त्म कर दिया ना, कि फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ ये एक लर्निंग प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी है जिसको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। आने वाले आपने कहा कि 60 से 70 सालों में हो सकता है ऐसा कि खतरा लाहक
हो जाए, फॉर द टाइम बिंग नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आप जहाँ फॉर एग्जाम्पल यूर फ्रॉम यूके ना, तो अगर हम इन ममालिक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद क्या तब्दीली आई है जिसकी कमी आप पाकिस्तान में महसूस करते हैं कि वो तब्दीली यहाँ भी आनी चाहिए? आप क्या चेंजेस देख रहे हैं आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में इतना टाइम नहीं गुजरता, लेकिन जो हमारे वहाँ पर आई है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो गई है कि हम जो लिखते हैं उसका हमें पता होता है और हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 वीक 1-2 वीक्स 1 मंथ में हमारा फॉर एग्जांपल वेदर वो कैसा हो, क्योंकि हमारे पास अनफ डाटा है। तो उस अनफ डाटा को हम यूज़ करके ऊपर आर्टिफिशियल लगा के हम कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 वीक्स में हमारा वेदर प्रेडिक्शन, हमारा जो ह्यूमन बॉडी कैसे हो, क्योंकि आर्टिफिशियल खाली IT को नहीं इफेक्ट कर रहा, वो हमारे बिजनेस को, मीडिया को, फाइनेंस को, हेल्थ सारे सेक्टर को वो कर रहा है अफेक्ट। तो बट अगर इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान इस चीज़ में इतना आगे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो यूज़ कर रहा है, वो उसको बिल्ड नहीं कर पा रहा। तो सब जब तक आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे कि उसका बेसिक्स क्या है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब आगे बढ़ने के लिए एक तरफ तो हम नौजवानों पे फोकस करते हैं कि भैया नौजवान जो हैं वो इस सारी चीज को सीखें, लेकिन एक वक्त जो आ रहा है, मैं आपसे सवाल जो कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हैं इस वक्त, अगर उनकी 50 एज है या 45 है, आगे भी है, तो उनके लिए भी कितना जरूरी है? और आपको क्या लगता है कि आने वाला दौर जो है, अमेरिका में हम देखते हैं, दीगर ममालिक में हम देखते हैं, आपके पास PhD की डिग्री क्यों ना हो, लेकिन AI में आप नहीं है आगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। जाना चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, विदाउट AI मशीन लर्निंग वेरी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन नेक्स्ट 2 to 5 ईयर। इवन जैसा आपने मेंशन किया कि अगर आपके पास PhD भी हैं तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो आई थिंक द बेस्ट इज दैट जो पाकिस्तान की जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, वो इसको लाजमी कर लें कि हर कोर्स के अंदर, हर आपका जो डिग्रीज़ के अंदर आपका एटलीस्ट, चाहे वो मेडिकल हो या फाइनेंस हो, MBA, उसके अंदर AI आप यूज़ करें, क्योंकि जो AI को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डजंट मैटर इज़ ओनली फॉर IT। आप उसको हर अगर आप देखें बाहर, वो AI को कैंसर की कर रहे हैं, लंग्स कैंसर को कैसे करना है, उसको कैसे कोर करना है, उसके जो उसकी इमेजेस को हैं उसको लेकर वो कह रहे हैं कि इस आदमी को नेक्स्ट 2 to 5 ईयर कैंसर हो सकता है नहीं। सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली IT, इट्स कवरिंग गोइंग टू बी ऑल द डिसिप्लिन्स। अच्छा, अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस एरियाज जहाँ पर अभी ये चीज़ें इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमने AI के ज़रिए बहुत सारी सर्जरीज हो, अस्पताल की अगर हम बात करें तो कराची में ये प्रैक्टिस की गई है, फिर हमने लाहौर में भी इस चीज़ की प्रैक्टिस देखी है। आप क्या समझते हैं कि इन एरियाज़ में अगर AI का इन्फ्लुएंस या फिर अगर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है तो कितनी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? मेडिकल की अगर हम खास तौर पर बात करें, बिकॉज पाकिस्तान की आपको पता है मेडिकल की, अगर माशी सूरत हाल की बात करें, सियासत की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर AI के आने और तब्दीली आने की वजह से क्या आसानी हो सकती है, सिस्टम कितना मुनज़्ज़म हो सकता है? अभी AI से सबसे फ़ायदा यह होगा कि आपको बिग लाइंस के, मैं आपको सब सिंपल देता हूँ एग्जांपल का, पाकिस्तानी हॉस्पिटल में जाएं, आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। अगर आपके पास AI आ जाएगी तो आपको घर बैठे कंप्यूटर के अंदर आपका जो आर्टिफिशियल डॉक्टर होगा वो आपको बता देगा कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, और आपका जो डाटा उसको जब सेंसस बॉडी में होगी वो आपको 24/7 डाटा उसके पास जाता होगा, तो आपको बता सकता है कि आपको नेक्स्ट 1 वीक में फॉर एग्जांपल आपको हार्ट अटैक होने वाला है या आपकी डायबिटीज इंक्रीज, वो आपको इजी वेरी। तो ये अभी हम UK में, यूरोप में हम ये कर रहे हैं, जहाँ पर आपके जो आर्टिफिशियल डॉक्टर हैं जो आपको बताते हैं, तो आपको लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ता, आपको जाना नहीं पड़ता। तो सारा, तो वन ऑफ द एग्जांपल ये है कि आपका जो लोड होगा जो हमारे जो हॉस्पिटल है वो कम हो जाएगा। जी हरमीत जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जो सूरत हाल है, जो आप भी यहाँ आने का मकसद एक ही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे और कहीं ना कहीं निसाब में सारी चीजें शामिल हो, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिसका आपने जिक्र भी किया, अब मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं हम प्राइवेट नजर आते हैं, तो ऐसे आपको लगता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगे और स्टूडेंट जो हैं उसको, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्स सीख सके, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। वही मैंने बताया, जो पाकिस्तान में सबसे मसला फंडिंग से है। जो फंड्स आप जो यूनिवर्सिटी में हम बहुत कम खर्च करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर पर पाकिस्तान में सबसे कम पैसे लग रहे हैं। जो आपने प्राइवेट का बताया, तो प्राइवेट का मुझे पता पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, लेकिन जो फंडिंग ज़्यादातर आती है वो गवर्नमेंट को ही आती है। तो ये अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आपका सेपरेट फंड सिर्फ जो है आपके AI मशीन लर्निंग पर ही करें यूज़, जिसका आप डिफरेंट न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए करें, और आल्सो फंडिंग फॉर बोथ
private and the academic sector as well. अच्छा डॉक्टर साहब, जब एकेडमिक सेक्टर की हम बात करते हैं, अगर हम नोटिंगम यूनिवर्सिटी की बात करें, स्पेसिफिकली वहाँ पर मौजूद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम एआई की बात करें तो एआई के अंदर बहुत सारी ऐसी सब डिसिप्लिन्स मौजूद हैं जिस पर पढ़ा जाता है, काम किया जाता है, रिसर्चेस की जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ पर, अगर हम अगेन हम बात करें कोर्सेज़ की, तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त फॉर द टाइम बिंग कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, लेकिन अगर हम पूरे डिग्रीज की बात करें, पूरे डिसिप्लिन्स की बात करें, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को लॉन्च करना हमारे एजुकेशन सेक्टर में, ताकि हम पहले रिसर्च और स्टडी और एकेडेमिया और उसके बाद प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये काफ़ी अहम चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर अभी फुली कोर्स आपका मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल में, मुझे नहीं लगता कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो आई थिंक ये इनको करना चाहिए और इसके लिए उनको क्वालिटी वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, उसके अंदर बहुत आपका जो बेसिक्स, मैथमेटिक्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ, हाउ टू डू दिस एकेडेमिया एज वेल। तो इनको दोनों कम्बिनेशन करके और उसको जो रियल मार्केट में इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन किस एरिया में करना चाहते हैं, मेडिकल में है, फाइनेंस में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि एज अ स्टडी आप इसको पेश करें ताकि हमारे पाकिस्तानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इसका इम्पैक्ट का पता लगे। डॉक्टर साहब, लास्ट मुझे ये भी बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रेन ड्रेन की, आपको पता है बड़ी तादाद में बहुत ऐसे ज़हीन पाकिस्तानी जो कि एआई में हो, आईटी में हो या किसी भी और एक्सवाईज़ेड सेक्टर पे हो, दे प्रेफर कि हम मुल्क से बाहर जाके सर्विसेज दें। ये दे प्रेफर कि वहाँ पर चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस एसेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर वो लोग आएँ जो एआई एक्सपर्ट हो और आगे जाके अपनी एक्सपर्टीज़ को डिवाइड करें। बताएं, आप जैसे लोग जो कि वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पर सीखने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन जो सिखाने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से हम उसको आगे ऐसे ड्राइव नहीं कर पा रहे। ये आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि हम लोग आना चाहते हैं, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो हमारी जो और आपको पता है काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज हैं। अब तो हम अंडर डेवलप है ना, हमारी चीज़ें तो ये ख़राब होंगी या ख़राब को ही बेहतर करने के लिए हमने लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट करना है। तो लोग ओबियसली दे कम अप टू यू कि आपके पास आते होंगे बहुत सारे पाकिस्तान स्टूडेंट्स के वी वांट टू लर्न, तो उनके लिए क्या प्लान है आपके पास, उन्हें आप किस तरह से सिखाएंगे? अगर आप चाह रहे हैं जैसे मेरे जैसे और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अगर वो पाकिस्तान आए, तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंटल सेक्टर वो हमें वो करें, उसके लिए सोर्सेज दें कि हम आएँ, कि हम इंटरटेनमेंट कर लें, हमारे जो पैकेजेस जो हम वहाँ ले रहे हैं एटलीस्ट द हाफ ऑफ दैट दे कैन गिव अस। सो आई थिंक दैट एंड आल्सो a lot of Pakistanis are going to go to outside because of because the education structure in Pakistan is not that mature enough, and also that is one of the reason that why they are going. But again, if Pakistan want to go to forward, I think the best way is that then you're going to put a lot of money on this sector and also recall a lot of people from outside Pakistan here. Then they would love to come over, right, sir? Yes, we love to come to here. Thank you so much for being here. और हम कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो आईटी से मुंसलिक है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है जो कि जिससे वो भुलाए बैठे हैं कि तमाम एक्सपर्ट्स और ख़ासतौर पे वो जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर दीगर ममालिक जो कि डेवलप मुल्क कहलाते हैं वहाँ पे दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान बुलाया जाए, ऑन बोर्ड किया जाए और बाकायदा तौर पर एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी लॉन्च की जाए जिससे हम एआई में अपने आप को बेहतर कर सकें और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले सकें। इस चीज़ की आज अशद ज़रूरत है और इस चीज़ पर हम काम अभी तक नहीं कर पा रहे। एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अब हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ हरमीत आपका, मेरा, राइट लेफ्ट, स्टूडियो में, बाहर किसी की भी बात करें, ये एक दुनिया का आलमी मसला बन चुका है जिसका हल जो है वो यकीन करें किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। और अगर मैं बता दूं कि वो मसला क्या है तो आप कहेंगे यस, ये मसला हमारे ही अंदर है और हम ही इस मसले को हल कर सकते हैं, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम मोटापे की बात करें तो पहले हम सिर्फ बात करते थे एक खास एज ग्रुप की, लेकिन अगर आप यंगस्टर्स की बात करें, खा वो लड़का हो लड़की हो, अब तो बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार हुए हैं। तो ये जो 20 हम बच्चों को देखते हैं, वैसे सुहा पहले एक फैशन भी हुआ करता था ना, टिड ना निकला हो, आलू जैसा पेट ना हो, तो लोग कहते हैं खाते पीते घराने से नहीं है भैया। हाँ, ये बड़ा मसला था, लेकिन बहरहाल अब चीजें बदल गई हैं। लेकिन चलिए मैं अगर मोटापे की बात करूं, इस टॉपिक की बात करूं, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे प्रोग्राम में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और रही से एक असर जो यूट्यूब आपको ट्यूटोरियल्स की सूरत में पूरी कर देता है, वो ये कि अगर आपने पतले होना है तो इस लिंक पे बस क्लिक कर लें, आप लिंक पे क्लिक करने से पतले हो जाएंगे, खा वो काम करें भी ना जो उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन
लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ पतले होने की, तो एक क्लासिफिकेशन या अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उस पर हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उसको मैं रख के आपके सामने इस प्रोग्राम का, इस टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। वो ये कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वर्कआउट करने की, जिम करने की और खाने को कंट्रोल करने की, लेकिन एक रेशो के मुताबिक 70% सिर्फ आपकी डाइट होती है, मतलब मुंह बंद करना पड़ता है जो हम नहीं करते, और सिर्फ 30% जो कि आपने वर्कआउट करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, जिम करनी होती है, वॉक या जॉगिंग जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन चले आपके लिए इसको आसान करते हैं, कुछ अच्छी ज़बरदस्ती इंटरेस्टिंग सी टिप्स जो हैं वो आपको देंगे कि खाने को कैसे आपने कंट्रोल करना है और वर्कआउट को साथ बैलेंस कैसे करना है और पतले कैसे होना है। इसके लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं और ये माहिर ग़िज़ाइयत हैं, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम। रहमान, आपसे शुरू कर लेते हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं, जो मैंने किया आप उसको कह सकते हैं कि नहीं भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप समझते हैं कि जो रेशो है बिल्कुल ठीक है कि 70% आपकी डाइट और 30% आपका वर्कआउट होता है अगर आपने पतले होना है तो? हाय हाय, फैट को जहाँ भी रखो, मतलब जिस हाल में भी हो, बुरी लगती है। तो पहली बात तो ये कि आप फैट को आने क्यों देते हो, आप उसको परमिशन क्यों देते हो? मोटापा आता क्यों है? हाँ, आता क्यों? फिर उसके बाद आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, फिर आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं आती, उसके अलावा कपड़े अच्छे नहीं आते, बहुत बड़े मसले हैं। तो आप जिंदगी को भी शॉर्ट करते हो। और आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, 60-70 इसी रेशियो में हम चलते हैं। एक तो आप उम्र से ज्यादा बड़े नजर आते हो, बेटा तो कितने साल का है, 20 का, नहीं तो 40 का लगता है। ऐसा क्यों? तो हम अपनी फैट को क्यों आने देते हैं? मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जब आपकी फैट स्टोर होती है 3 जगह पे है मेडिकली। फर्स्ट, आपका फेस देखा होगा बड़ा मोटा मोटा सा नजर आता है। सेकंड, आपके ग्लूट्स मसल्स आते हैं, पैंट्स आपको टाइट होनी शुरू हो जाता है। थर्ड, आपके लोअर एब्डोमिनल। ये 3 जगह होती है। फैट को जगह चाहिए होती है, वो आके घर कर जाता है के लिए। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा फेस स्लिम नहीं हो रहा, मेरी हिप थाई स्लिम नहीं हो रही, मेरी लोअर बेली कम क्यों नहीं हो रही, ये टेक्निकल। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से कंसाइज कर दिया, लेकिन अगर हम सिर्फ ओबेसिटी की बात करें और फिर मोटापे की बात करें, आप क्या समझते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को मोटापे का शिकार देखे लेकिन उनका वेट कम करना आसान हो जाता है, लेकिन ओबीस बच्चों का हम क्या करें, उनको हम क्या डाइट कराएं, किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट डाइट। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर अकीला। अगर हम डाइट की बात करें तो मैं सब एज कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, बच्चों की भी, बड़ों की भी। हमें किस तरह से हम कहाँ गलती करते हैं कि जिस फैट्स की ये बात कर रहे हैं वो खा के स्टोर होता रहता है और उस टाइम हमें पता नहीं लग रहा होता कि हम ये फैट स्टोर कर रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे, हम फैट स्टोर कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले लोगों को पता नहीं है कि पोर्शंस कैसे रखने हैं, कैलोरीज कितनी लेनी है, रूटीन क्या है। तो जितना आपको अपनी रूटीन, अपनी कैलोरीज और पोर्शन को कंट्रोल करेंगे, आपको आइडिया होता रहेगा कि इस लाइफस्टाइल में हमने जाना है, उसको हमने मेंटेन करते रहना है। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको किसी फिटनेस ट्रेनर या डाइटिशियन की नीड होती है, जो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान देते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो फिर आ जाके आपकी बॉडी को रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, कैलोरीज की जब आप बात कर रही हैं, आप जब पोर्शन डाइट की बात कर रहे हैं, आपको पता है हर एज में आपको कुछ ऐसे कैलोरीज डेफिसिट मैनेज करना पड़ता है। आप क्या समझती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 20s की एज है या 25 की है या 30s की, एक जो ह्यूमन बॉडी है उसको कितनी नीड होती है कैलोरीज? मैन के लिए अगर पूरे डे के अंदर कैलोरीज देखें 200 to 2500 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। फीमेल के रिक्वायर्ड होती हैं, फीमेल के 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर कैलोरीज का हिसाब लें तो पेशेंट्स को हमें उतनी रिक्वायरमेंट के लिए उनको देनी पड़ती हैं, लेकिन खुद वो प्लस माइनस करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आती हैं। जब डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटीज आती हैं तो बहुत ज़्यादा आगे डिजीजेज होती हैं। जब उनको वो डिजीज़ कोर्स हो जाते हैं, वो फिर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं कि बस हम डिजीज पर्सन हो गया, अब हम कभी भी वेट लूज नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं फॉलो कर सकते, हिम्मत हार जाते हैं ना, विल खत्म हो जाती है। रहमान, आपकी तरफ आऊंगा। रहमान, अगर हम देखें भाई 40+ 50 के करीब भी बहुत सारे लोग जब आपकी तरह मजे वाली बॉडी देखते हैं और कहते हैं भाई हमारे भी थोड़े बहुत ना पेक होने चाहिए, 6 ना हो तो 3 हो, 2 हो। लेकिन भाजी बहुत सारे लोगों के हवाले से, यानी बहुत सारे जितने भी ट्रेनर है वो कहते हैं कि यार इस तरह नहीं हो सकता है, यानी इस एज में पेट कम करना बड़ा मुश्किल है। आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसे टिप्स हैं कि वो जो बैठे हुए हैं घरों में, फुलाए हुए बैठे हैं, कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि 40 के बाद आप यंग होते हो, ये बात तो मैं क्लियर कर दूं। बात की आपने, 40 के बाद असल जिंदगी शुरू होती है यहाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम समझते हैं 40 के बाद जिंदगी एंड हो गई, बस 40 के बाद तो अल्लाह ताला ने दी, आप उसको बचाओ। फिट कैसे रहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्रेकफास्ट और अपने डिनर को मैनेज करें, और
सबसे जो इजी वर्कआउट बताऊं, घर के काम शुरू कर दें। घर वालों को बोलें कि हमें कि ऊपर नीचे आने जाने के लिए काम कुछ बोलें, ताकि स्टेट स्टेपर्स आपके ऑन हो जाए। अच्छा रहमान, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन इस पे बताएं, वो खवातीन जो घर में सारा दिन काम करती हैं, आपने कहा ना घर के काम करें, लेकिन वो मोटापे का शिकार होती हैं, फिर उन्हें कहा जाता है डाइट कंट्रोल करें या वर्कआउट करें, तो क्या घर के कामों को आप एक्सरसाइज समझते हैं? नहीं, वो एक आपका एक स्पेसिफिक एक पैटर्न होता है, डेली रूटीन होती है, हाँ, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन वर्कआउट बेसिकली मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक इबादत है, आपने अपने लिए टाइम निकालना है। वो आप एक रूटीन में, आपका एक माइंड सेट है, मैंने खाना बनाना है, मैंने बच्चों के लिए कुछ करना है या कपड़े वगैरह करने रूटीन है, अपने लिए मेडिटेशन है। फिटनेस आपकी मेडिटेशन है। हम भूल जाते हैं, हम फॉर्मेलिटी समझते हैं, कहीं जाना है, जिम के पैसे दिए हैं क्योंकि हमने पैसे दिए, हमने वर्कआउट करना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपकी इबादत है मेडिटेशन, अपना ख्याल रखना, बीमारियों से दूर करना। अपने लिए 10 to 15 मिनट सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप घर पे हैं, स्ट्रेट स्टेपर्स, बॉडी वर्कआउट, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें, इजी है। आज 10 मिनट निकलें, कल 12 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे। इसको इबादत समझ के करें। ये इबादत है, फॉर्मेलिटी नहीं है। जबरदस्त। डॉक्टर एक चीज जो हम देखते हैं हमारे इलाकों में, ये होता है कि भाई लड़की चाहिए, शादी करनी है तो हट्टी कट्टी हो। मतलब मुझे तो नहीं लगता, आप बेबे भी यही कहती थी कि भाई आपने हट्टी कट्टी लड़की के साथ शादी करनी है। प्रॉब्लम ये कि थोड़ी हमने कुश्ती उसके साथ खेलनी होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका कितना नुकसान है? क्या वाकई में ये जो है हट्टा कट्टा लाजमी होना चाहिए? बताएं डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहे हैं कि हट्टा कट्टा होना, आपसे पूछ रहा हूं, मोटा होना और हट्टा कट्टा होना, देयर इज अ डिफरेंस? नो, एक्चुअली हेल्दी होना मेंटेन, मतलब कि आप हेल्दी हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, आप इजीली अपनी वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी पार्ट है। अगर आप obese हैं, उसके अंदर आपको PCOS के इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ या हाइपरटेंशन के इश्यूज़ हैं, तो इसका मतलब कि आप फिट नहीं हैं। डिजीज़ पर्सन को हम वैसे भी नहीं कहते आप फिट नहीं हैं। अगर फिट होने के लिए आपको इस सब ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, आपको बस एक स्टेप की ज़रूरत होती है। अगर आप 3 स्टेप फॉलो करना शुरू करें आस्ता आस्ता, डाइट में अपनी चीज़ों को उस परहेज की तरफ जाना शुरू करें जो आप डेली बेस पे इंटेक कर रहे होते हैं। साथ एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज करना शुरू करें 5-10 मिनट की। उसके बाद वॉक, डेली बेस पर आप वॉक करें, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की, खाने से पहले या खाने के बाद। उसमें क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है। और पेशेंट को हम यही तो स्टेप्स बताते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो उनके पोर्शंस बता देते हैं, आप ये वाले स्टेप्स कर लें, ये आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि जिसको अगर बोन्स के इश्यूज़ हैं या बड़ी एज की एक मतलब फीमेल आ गई जिनका ओबीस है, साथ ऑक्सीओपियोसिस के इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ के बोन्स के अंदर, तो वो तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ वॉक कर सकती हैं, साथ अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकती हैं। तो डाइट उसमें आ जाती है फिर 80%। तो 80% डाइट मॉडिफिकेशन की अकॉर्डिंग हमको रिकमेंड करते हैं कि आपके ये एमएनटीज आपने ये फॉलो करनी है, तो बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं। 80%, मैं तो चले 70 कह रही थी, आपने 80% कह दिया, लेकिन 80% खाना, ये डाइट का मतलब ये नहीं कि 80% खाना नहीं खाना, 80% आपने क्या खाना है, दैट इज 80%, जिसकी वजह से आप पतले हो सकते हो। बट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। बीइंग अ लाइफ कोच ट्रेनर, आपको क्या लगता है रहमान कि हम जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हमने बहुत मोटे लोगों को अंदर से बहुत खोखला और बीमार देखा है, और बहुत ऐसे, मैंने बहुत ऐसे कितने बहुत सारी मिसालें हैं पंजाबी की, खैर अभी तो मैं वो नहीं कोट करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल पतली सी होती हैं, लेकिन अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, वर्कआउट से आप क्या समझते हैं? इफ़ यू आर एट होम तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए अपनी? सबसे पहले तो मैं भाई की मैं बात बताऊंगा कि हट्टा कट्टा नहीं, क्योंकि आगे जाके वो हट्टा फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसको पहले ही एज पैटर्न BMI के मुताबिक, अगर मैं 5'10", 5'11" हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली सारा एक पैटर्न सेट होना चाहिए। ये नहीं कि बस जी कपड़े फिट आ गए हैं जी, बड़ा तू सोना लग रहा है, बहुत अच्छा। भी तो मजबूत होना है ना, अपने स्ट्रेंथ होनी है। स्ट्रेंथ के लिए फर्स्ट खुद को डिस्कवर करें कि आप किस एज में खड़े हो और आपका स्टेमिना लेवल क्या होना चाहिए। फर्स्ट, जिम जाना ये कोई बहादुरी नहीं है, आपने सिर्फ खुद को डिस्कवर करना है, मेरा 60 है, 70 वेट है, 80 वेट है, मैं कितने पुशअप्स लगा सकता हूँ, कितने बॉडी वेट स्क्वाट्स कर सकता हूँ, कितना मैं भाग सकता हूँ, और कितना अप एंड डाउन स्टेयर्स वर्कआउट कर सकता हूँ, ये डिस्कवर करना है। आपको क्या लगता है कि मैं अगर जिम में बैठा हूँ, मैं अपनी रूटीन को पहले फिजिकली खुद को फिट करता हूँ कि मैं इतना भाग सकता हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मेंटली भी, क्या बात है, फिजिकली भी। भाजी एक और चीज इसी तरह इसके साथ ऐड कीजिएगा, आप जो बात करें बिल्कुल दुरुस्त करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भैया बहुत सारे नौजवानों को ढोले शोले बनाने की ख्वाहिश होती है और बनाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये देखते हैं कि कुछ सप्लीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे नौजवानों की हमने कहीं ना कहीं डेथ भी देखी है। क्या ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनिक तरीका कि हाँ डोले शोले भी देखिए लेकिन साथ साथ जो है उसका नुकसान भी ना हो?
एक चीज़ सबसे जो ज़रूरी है, डोले शोले होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका बिगेस्ट मसल आपके लेग पोर्शन है। हम लेग पोर्शन को इग्नोर करते हैं। आपकी हार्मोन सर्कुलेशन स्लो होती है, आपका पिलर ही वीक है, इतने डोले करने का क्या फ़ायदा? फर्स्ट। सेकेंडली, सप्लीमेंटेशन आप बिना जाने, बिना समझे, बिना आपके मेंटोर, आपके डॉक्टर, आप सप्लीमेंटेशन नहीं ले सकते। डॉक्टर भी आपको उसी वक्त रिकमेंड करता है जब आपकी डेफिशिएंसी होती है। मैं डेली कितने विटामिन लेने, मिनरल्स लेने, प्रोटीन लेना, क्यों लेना है? हम क्या करते हैं, अच्छा वो सामने वाला आप बड़े फिट नजर आ रहे हैं, आपने क्या किया, अच्छा जी मेरी ये डाइट है मैं देख लेता हूँ, मैं घर जाके चाहे मुझे पैसे भी कहीं से मांगने पड़े मामा पापा से, तो मैं लेके वो करना शुरू, मुझे वो सूट करता है नहीं करता, पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं सप्लीमेंट ले लेता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म उसको यूज़ नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म आपकी जनरल ऑर्गेनिक डाइट है जो आपने सारी जिंदगी आखिरी सांस तक लेके चलनी है, तो आप उसी पे ज्यादा फोकस रहो। अगर आप एथलीट हो तो देन समझ आती है, वो आपका मेंटोर बताएगा कि कितने आपने कितने मिनरल्स विटामिन्स लेने हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बढ़ गई है। अच्छा रहमान, मिनरल्स विटामिन्स की जब हम बात करते हैं, अब इसमें बिल्कुल ठीक बात है कि हम हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, आपकी मसाइल डिफरेंट है, आपने एड्रेस किस चीज़ को करना है, किस पार्ट को करना है, फैट कहाँ से लूज करना है, ऑल दैट। लेकिन चलिए हम मशीन्स की बात कर लेते हैं। आप जिम जाते हैं, बहुत बहुत जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, अब हर घर की खातून या हर ऑफिस जाने वाली लड़की भी, हम नहीं समझते कि किट लगानी है आपने और उसके बाद आपने बाकायदा कॉस्ट्यूम पहनना है, आपने जिम जाना है, एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। व्हेन यू आर एट होम, तो आप क्या समझते हैं मशीन्स के बगैर अगर आपने वेट लूज करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, आपने योगा का नाम सुना होगा। योगा बेसिकली रेजिस्टेंस वर्कआउट है, बॉडी बैलेंसिंग वर्कआउट है। आपको समझ आती है माइंड सोल कनेक्शन। मैं अगर जिम में भी जाता हूं तो मैं 10 to 15 मिनट रेजिस्टेंस मोबिलिटी योगा वर्कआउट करता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। अब इसी को आप घर में ले लें, मेरे पास सामान नहीं है, मैं घर में रहना है, मेरी रूटीन ऐसी है। आपने 10 to 15 मिनट्स अपना बॉडी बैलेंसिंग, जिसको हम योगा नेम देते हैं, वो वर्कआउट की आदत डालनी। मतलब आपकी बॉडी में ठहराव आना शुरू हो जाता है जब आप बैलेंसिंग होल्डिंग पोजीशन में जाते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड मींस आपको पता चल जाता है कि मैं 15 सेकंड 20 सेकंड एक पॉइंट पे खड़ा रह सकता हूं। आपका वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है, आपके मसल डाउन नहीं होंगे क्योंकि आपने उनको ठहराना शुरू कर दिया। इट्स कॉल्ड योगा। नॉर्मली चलता है रेजिस्टेंस वर्कआउट। अच्छा डॉक्टर, अगर हम देखें, जाहिर बात है सर्दियां हैं और सर्दियों में दिल करता है, फिर लाहौर में तो बहुत दिल करता है खाने पीने का, और सुहा जो है वो भी दिल करता है, खा लेती है रात अंधेरे तक। ये जो खाने पीने का रुझान है, रात तक दस्तरखान को सजाना है और बहुत कुछ खाना है, और फिर कहीं ना कहीं गनूदगी भी छा जाती है और रात को ही खाना है। हाँ। ये कितना नुकसान हमें पहुंचाती है? खाना है तो किस तरीके से खा लें, क्या एक दफा टाइम खा लें? मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो मुझे बता रहे होते हैं उनकी रूटीन रात के टाइम काम करने की या रात दिन को सोने की होती है। क्या रात के टाइम वेट खाने से वेट गेन होता है? ऐसा अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके अपने मील्स को या कोई भी टाइप ऑफ डाइट जब भी इनटेक करते हैं उसके अंदर पोर्शंस आते हैं, तो पोर्शन की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें ग्राम्स भी आते हैं और कितनी आप किस तरह मेथड में कैलोरीज में बना रहे हैं चीज़ें वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हम डाइटेशन जितना भी डाइट प्लान बनाते हैं पेशेंट की कैलोरीज के हिसाब से बनाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उसके साथ साथ आपकी वर्कआउट और वॉक वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ दिन के टाइम नहीं खाना, रात के टाइम ही खाना है। सिर्फ ये मिथ है कि वेट गेन होता है रात को ओवर ईटिंग करने से, लेकिन आप ओवर ईटिंग नॉन स्टॉप करेंगे वो आपका वेट गेन करता है। कभी कभी आपको चीट कर लेना चाहिए, इसमें कोई मसला कभी कभी चीटना थोड़ा इतना हमने आवाम को इतना भी नहीं डराना ना कि यहाँ से ऐसे एक बंदूक चल रही है कि यहाँ से चल रही है, बहुत परेशानी है। आवाम आगे बड़ी परेशान है, जिस चीज़ से परेशान है वो उनका मोटापा है। अच्छा, उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं डॉक्टर साहिबा जिन्होंने कुछ नहीं खाना और जो बहुत एहतियात करते हैं और जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए कॉन्शियस है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वेट बढ़ जाता है। वो सुने ना आपने, पानी और हवा भी लग जाता है मुझे, वो वाला सीन। तो उनके लिए गेम्स के अंदर भी होता है कि ओबीस हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उनका, वो भी इश्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन जब उनका BMI आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं, अगर आइडियल बॉडी वेट बहुत कम आ रहा है, लाइक अगर पहले से उनका वेट 110 है तो आइडियल बॉडी वेट 50 है, तो पहले से आपने इनको ये नहीं बता देना आपको 50 तक जाना है। उनको स्टेप बताना है कि आपका BMI 25-24 से ज़्यादा है तो आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे
पीछे को आना है। मोस्टली पेशेंट मेरे पास जब भी फॉलोअप के लिए आते हैं 6 मंथ की 8 मंथ की उनकी वेट लूज जर्नी होती है, जो फॉलो करते हैं, फॉलो स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, फिर उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। सिर्फ वेट लूज करना उनका एक पार्ट नहीं होता, उसके अंदर उनके हेल्थ इश्यूज आते हैं, PCOS के इश्यूज आ सकते हैं, मैन के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, और फीमेल के अंदर ज़्यादातर इश्यूज PCOS के अंदर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं। सेम क्वेश्चन इज़ फॉर यू रहमान, कि मुझे बताएं कि एक बंदा है वो वर्कआउट भी कर रहा है, ठीक है, वो कोशिश पूरी कर रहा है और फिर वो खाने के बारे में भी कॉन्शियस है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वेट कम नहीं होता। इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपकी विल ख़राब हो रही होती है? अब आपको सच बात बताऊं, अगर आप इसको स्टडी भी कर लें, माइंड मेडिटेशन, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप डबल माइंडेड हो जाते हो। आप इसको स्टडी कर लें, आफ्टर कोविड सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। यंगस्टर में एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज ज़्यादा हो चुके हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास आते हैं या मैं काउंसलिंग करता हूँ, पहले तो डिस्कवर करना कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। आप अच्छा खाते हो, आप अच्छी डाइट भी लेते हो, आप वर्कआउट भी करते हो, लेकिन सर मैं फिर भी चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्यों नहीं हो रहा उसमें ही सारी फीलिंग है। क्यों नहीं हो रहा? वो यहाँ से आपका माइंड चलता रहता है। आप सोते हो फिर भी आपका माइंड चल रहा है, आप से मैं बात भी कर रहा हूँ फिर भी आपका माइंड चल रहा है। मीन्स कि इसको कंट्रोल करना है। माइंड इज एवरीथिंग। आपका माइंड, आपका हार्ट अगर एक लेवल पे काम करेगा, बॉडी आपके कंट्रोल, ये हमने डिसाइड लिया, तो इसलिए हमें सीक्रेट्स पता चला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इट्स ऑल अबाउट विल। अगर आप यहाँ से सोच लेंगे आपने वेट करना है, लूज करना है और आज ही लूज करना है, तो आज से आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर विल, वो आपने बनानी है।